प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले मानो प्रदेश की राजनीति में एकदम से रोजगार का मुद्दा खोल उठा है। अब इसे लगातार भुनाया भी जा रहा है। अब इस पर बात अगर करें तो इस समय धरातल पर कांग्रेस इसे हवा दे रही है। एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन और कांग्रेस की तरफ से रखी गई युवाओं की मांग सरकार के सामने रखी गई। एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस का क्या टेक है और साथ ही क्या है मांग, इस पर अहम सवालों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में इस समय एचकेआरएन को लेकर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है और निशाने पर है हरियाणा सरकार के साथ साथ एचकेआरएन की कार्यप्रणाली। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार मुद्दा बताते हुए रोजगार को लेकर भी बीजेपी की घेराबंदी लगातार जारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नियमित करने और प्रदेश में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को अपना वादा याद दिलाते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये फैसला किया पार्टी ने, सबने, कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये सरकार जितने वायदा किया था इन्होंने एचकेआरएन को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस नहीं करेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि एचकेआरएन कर्मियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि यानी कि पीएफ और साथ ही साथ स्थायी नौकरी जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। पार्टी ने सरकार से एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने के साथ साथ प्रदेश में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की है, ताकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धरने के माध्यम से सरकार तक कर्मचारियों और साथ ही युवाओं की मांग पहुंचाई गई है। उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। पंचकुला में बीते दिन प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ एचकेआरएन को लेकर अपनी आवाज बुलंद कांग्रेस के नेताओं ने की। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इनकी जो नीतियां चल रही है, जो एचकेआरएन एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जो ये पर्ची खर्ची की बात करते थे, आज इस पर्ची खर्ची के जरिए एचकेआरएन के जरिए जो एम्प्लॉय इनमें लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये है कि जो लिए गए उनके पेट पर भी लात नहीं मारनी चाहिए, उनको रेगुलर करो। और ये नौकरियां हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी के थ्रू लगनी चाहिए। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनको लें और इस एचकेआरएन को भंग करो, जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। एचकेआरएन में जो युवा का शोषण हो रहा है हरियाणा में, वो बंद हो। एचकेआरएन में जो लगे हुए सारे हमारे बच्चे हैं, जिनको एक तरीके से सरकार बोल रही है कि इनको अप्लाई नहीं किया हुआ, इनको डिप्लाई किया हुआ है, उनको सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का मतलब है वही स्केल, वही डीए, वही प्रमोशन, वही रिजर्वेशन, वही रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरी तरीके से सरकारी नौकरी इन बच्चों को दी जाए जो लगे हुए हैं एचकेआरएन में, और शोषण बंद हो। हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, एक शोषण किया जा रहा है उनके साथ में। जो युवा हमारा आईएएस में आता है, जो नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, टॉपर है, उसको आप नॉन फाउंड सूटेबल कर रहे हैं। वो आईएएस टॉपर्स बन रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में, लेकिन आप हरियाणा के युवाओं के साथ शोषण करते हुए उनको पक्की नौकरी देने की बजाय कच्ची नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बनाया है? हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एचकेआरएन को बंद किया जाए, क्योंकि ये तो एक खुद कमीशन लेता है और उन कर्मचारी भाइयों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सारा काम करते हैं, उनको ना बराबर की नौकरी मिल रही है, ना तनख्वाह, ना एचआरए, ना टीएडीए, कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए उन विभाग में लगे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इस विभाग को बंद किया जाए, कांग्रेस की मांग है। हरियाणा एचकेआरएन को लेकर विपक्ष के नेताओं की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है और साथ ही लगातार सरकार की घेराबंदी जारी है। अब देखने की बात यह होगी कि विपक्ष की तरफ से अब एचकेआरएन को लेकर जो मांगे सरकार की तरफ रखी गई, इससे क्या और कब तक बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब सबसे पहले सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्या क्या अहम सवाल है। विपक्ष ने क्यों लगाया एचकेआरएन के जरिए युवाओं के शोषण का आरोप? सबसे पहला सवाल ये। और सवाल नंबर 2, क्या एचकेआरएन से अब युवाओं का भरोसा उठ चुका है? सवाल नंबर 3, कच्ची नौकरी को लेकर एचकेआरएन पर लगातार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि नियमित करने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाए,
और सरकार का इस पर टेक ये है कि हम तो लगातार फायदा पहुंचाने के लिए लगातार हमने कानून भी बनाया और उसके बाद कदम समय दर समय उठाए जा रहे हैं। तो ये 3 सवाल अहम हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी। तो विपक्ष ने आखिर HKRN के जरिए युवाओं को शोषित बताया, आखिर क्यों बताया कि HKRN के माध्यम से युवाओं का शोषण हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के और सीधे आरोप लगाया कि HKRN के माध्यम से युवाओं की जो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं और नियमित किया जाना चाहिए। सरकार को वादा भी याद दिलाते हुए नजर आए थे। हमारे साथ हमारे तमाम खास जो मेहमान हैं वो कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। पूरे पैनल से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन ये सवाल जरा एक बार देख लीजिए। विपक्ष ने आखिर HKRN के जरिए युवाओं के शोषण का आरोप क्यों लगाया, किस बिहाव पर? सवाल नंबर 2, क्या HKRN से युवाओं का भरोसा उठ चुका है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ठीक मॉनसून सेशन से ठीक पहले, यहां पर विधानसभा के मॉनसून सेशन से ठीक पहले जिस मुद्दे को बल दिया जा रहा है वो HKRN के माध्यम से युवाओं का शोषण। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुखविंदर सिंह जैलदार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस समय पैनल में शामिल हो चुके हैं। केसी मलकानिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा के मुद्दों को अच्छे तरीके से समझते हैं, गहन चिंतन अपना रखते हैं। अभी हमारे साथ और पार्टीज के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। अभी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। शुरुआत सुखविंदर जी आपके साथ कर रहा हूं मैं। जैलदार साहब, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब ठीक मॉनसून सेशन से पहले अब HKRN का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से स्काई हाई कर दिया गया है कि HKRN के जो कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, हर एक लाभ उन्हें दिया जाए। सरकार का टेक ये कि इस लाभ तो हम दे रहे हैं, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। प्रसाद जी, पहले तो मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरे प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल। देखो, आज जो हरियाणा सरकार ने एक हमारे युवाओं के साथ धोखा करके हरियाणा कौशल रोजगार जो स्कीम लेके आई, उसके तहत लोगों को कच्ची नौकरी दी जा रही है। और हमारा मुद्दा ये है कि हम अपने युवाओं को, जो हमारे प्रदेश के युवा जो धक्के खा रहे हैं प्रदेश की सड़कों के ऊपर और जिन्होंने टेस्ट पास किए, आज वो युवा एक कच्ची नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। और उनको नियमित नौकरी मिले, उनको महंगाई भत्ता मिले, उनको पेंशन मिले, उनको मेडिकल सुविधा मिले, उनकी सैलरी देखिए HKRN में सैलरी कितनी है, इतनी तो एक जो लेबर करता है वो इससे ज्यादा कमा लेता है। फिर पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? तो हमारा बार बार सरकार से आग्रह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि सभी जो जितने भी हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए, तो फिर सरकार की इनको पक्का करने में नियत साफ क्यों नहीं है? क्यों बच्चों को एक टेम्परेरी नौकरी दी जा रही है बार बार? क्यों नहीं पक्का किया जा रहा? तो हमारा देखिए, आप किस तरीके से सरकार छल कर रही है। हेलो जी जी, मिल पा रही है आपकी आवाज, बताइए। देखिए किस तरीके से सरकार छल कर रही है। सरकार का डेटा देखिए, HKRN में खाना पूर्ति किस तरीके से कर रही है। 1,16,000 जो नियमित नौकरी है, उनमें से 24,000, उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं ये आपके सामने ही है। मतलब 1,16,000 में से 24,777 नियमित पद खाली पड़े हैं। और TGT के अंदर जो 41,000 नौकरी हैं, उनमें से 8126 पद खाली पड़े हैं। और जो PGT के अंदर 6,000 नौकरी है, 6,000 के अंदर 11वीं और 12वीं के सभी पद खाली पड़ी हैं। 6,000 व्यक्ति इनके ऊपर 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। और जो हमारे PRT के हैं, शिक्षा का हमारा स्तर गिर चुका है, हमारे पास PRT के अंदर भी पढ़ाने के लिए नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल जो हमारे हैं उनमें हमारे पास टीचर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, उनका अंधकार में होता जा रहा है भविष्य। हमारे पास जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं रहेगा, हमारे पास जब कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहेंगे, हमारे पास जब
डेटा अपलोड करने वाले पक्के कर्मचारी नहीं रहेंगे, कच्चे कर्मचारियों का देखिए वो तो टेम्परेरी है। हाँ। उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। बार बार आपने देखा है कि डेटा में कई बार खामियां पाई जाती हैं, फिर हम दफ्तरों पे चक्कर लगाते हैं कि देखिए जी ये तो गलती हो गई है, दोबारा से अपलोड करेंगे। बार बार धक्के खाए जाते हैं। सारा सरकार ने सभी चीजें ऑनलाइन तो कर दी हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर जो कच्चे कर्मचारी बैठे हैं वो सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनको दिया ही क्या जा रहा है। हाँ। वो सीरियस लेंगे कहाँ? उनकी जो सैलरी है, उनकी जो उनको इतनी दिहाड़ी जलदार साहब ठीक है, तक लेबर करके कमा लेता है, इससे ज्यादा। जलदार साहब एक और चीज यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक फिजाओं में हरियाणा की सुनाई दे रही है इस समय, क्योंकि अब विधानसभा के मॉनसून सेशन से ठीक पहले कांग्रेस का इस तरीके से एकदम प्रोएक्टिव हो जाना एक अच्छी बात है, एक अच्छे विपक्ष की निशानी तो है। देखिए, लेकिन एक चर्चा इस बात की भी है कि अभी तक जितनी बार कांग्रेस को लेकर बात होती है कि भाई कांग्रेस के आंतरिक कलह को लेकर, अब विधानसभा के मॉनसून सेशन से पहले अब कहीं ये आरोप ना लग जाए कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। जो आपके जो साथी प्रतिद्वंद्वी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, वो तो हमेशा ही लगाते हैं कि भाई कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर, आंतरिक कलह को लेकर तो कांग्रेस जाएगी नहीं, उससे पहले जो है ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा दिया जाए। जलदार साहब। प्रशांत जी, विधानसभा के अंदर देखिए ये मुद्दे उठाने ही नहीं देते। जो मुद्दे हम रखते हैं उन मुद्दों को ये लेते नहीं प्रश्न में, तो तब हमारे मुद्दे उठेंगे कहाँ? इनका बीजेपी का मेन मुद्दा रहता है। देखिए, संसद के अंदर भी और विधानसभा सेशन के अंदर भी एक क्या है, इनका मुद्दा रहता है कि विपक्ष वॉकआउट कर दे। विपक्ष को पहले तो बोलने नहीं दिया जाता। जैसे ही विपक्ष अपनी आवाज उठाता है अपने लोगों की, अपने हरियाणा वासियों की और अपने देशवासियों की, संसद में देशवासियों की आवाज उठाता है और हरियाणा में हरियाणा वासियों की आवाज उठाता है, तो ये काम क्या करते हैं कि वहां पे हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता और उनको किसी न किसी तरीके से वॉकआउट करा दिया जाता है। उनको इस तरीके से वहां पे मतलब जब देखिए होएगा क्या, जब हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, हमारी इंसल्ट की जाएगी, तो हम करेंगे क्या? हमारे पास वॉकआउट ही रहेगा एक मुद्दा। तो ये चाहते हैं कि सरकार से कोई प्रश्न ना पूछे। यही हाल नरेंद्र मोदी का, यही हाल आपके पास में लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधु रावल जी हमारे साथ आ चुके हैं चर्चा में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अब ओंकार सिंह, प्रवक्ता एनएलडी भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी। विधु रावल जी, आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया गया होगा कि एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस की तरफ से अब बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर कांग्रेस धरातल पर नजर आ रही है। आप लगातार कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो मुद्दा विहीन हो चुकी है, अब एचकेआरएन को लेकर युवाओं का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, इस पर आपका टेक सबसे पहले चाहूंगा मैं। वसंत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस वास्तव में ही मुद्दा विहीन है। कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की शिकार है और कांग्रेस जो है मोरली करप्ट है, नैतिक तौर पर भ्रष्ट है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। एचकेआरएन का विरोध करना यानी भ्रष्ट तंत्र का समर्थन करना। भ्रष्ट तंत्र को खत्म करके ही तो एचकेआरएन आया है, उसका विरोध करना और कहना वही पुराना भ्रष्ट तंत्र इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस वाला जो पुराना ठेकेदारी प्रथा थी उसको वापस लगा दो, ये बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज होने वाली कगार पर खड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि एचकेआरएन के कर्मचारी तक इनके साथ नहीं है। एचकेआरएन में काम कर एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ नहीं है। वो भी अब जो है सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि किस प्रकार से उस भ्रष्ट तंत्र, उस काले अध्याय को वापस लेकर आना चाहते हैं। और इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि वही इनके गुर्गे जो थे, वही चंद गुर्गों को ठेकेदारी दे दी जाती थी। वो गली से उठाकर, घर से उठाकर अपनी मौसी के छोरे, अपनी बुआ के छोरे, अपनी मामी के छोरे को जो है लगा लिया करते थे नौकरियों पर और अपनी मर्जी से नौकरियों पर लगाकर, अगर मान लो 10,000 रुपए तनख्वाह उस समय दिया करते थे ये महीने की, तो उसमें से केवल 4 या 5,000 केवल जो है जो ये ठेकेदारी प्रथा के थ्रू जो अभ्यर्थी लगे होते थे उनको दिया करते थे। बाकी 5,000 गटक जाया करते। अगर 10 कर्मचारियों की कहीं पर दिखाया जाता था कि 10 कर्मचारी लगे हैं, उनमें लगते 6 या 7 थे, बाकी 3 या 4 कर्मचारियों की 100% सैलरी ले लिया करते थे। कोई ESIPF नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, और बड़ी बात तो यह किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की जांच।
उस ठेकेदारी प्रथा के अगर वकालत करता हुआ आज कोई खड़ा होता है तो बेशर्मी बड़ी बात है। ये जनता को मूर्ख समझने वाली बात है। ये आपके दर्शकों के विवेक के ऊपर सवाल खड़ा करने की बात कर रहे हैं ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं उल्टी गंगा बहा दो, वापिस वो घटिया पुरानी गली सड़ी और भ्रष्ट व्यवस्था जिसमें अपने चट्टे बट्टों को खिलाकर भ्रष्टाचार किया करते थे, अपनी मनमर्जी के लोगों को गांव से घर से उठाकर जो इनके कार्यकर्ता होते थे उनको लगा दिया करते थे, उस व्यवस्था में वापस लेकर जाना चाहते हैं। बड़ा ही खेदजनक बात है। मुझे लगा कि कांग्रेस वाले इस बात से अपने पुराने भूतकाल के इतिहास से बचना चाहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी समझाएंगे, अरे भैया नौकरियों पर हमारा इतिहास अच्छा नहीं है, हमारे भी सुप्रीमो जो है जेल में गए थे भ्रष्टाचार कर जो है अपने मर्जी की नौकरियां देकर। कम से कम ये नौकरियों वाले विषय पर तो कम से कम भाजपा से बात ना करो, क्योंकि इन्होंने आकर व्यवस्था का परिवर्तन। विदु रावल जी, अभी फिलहाल जैसा कि अभी मैंने पढ़ा एचकेआरएन को लेकर को जो नियमित करने की जो शर्तें हैं वो जटिलताएं आपको नहीं लगता रावल साहब उसमें थोड़ी ज्यादा यहां पर तय कर दी गई हैं? वसंत जी, नियमित करने की तो परंपरा ही हम लेकर आए हैं। नियमित करना कोई एचकेआरएन का कोई मूल विषय नियमित करना नहीं था। एचकेआरएन क्या है उसको समझने की जरूरत है। नहीं शर्तें उसमें तय की है ना आपने अभी हाल ही में, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। सुनिए ना वसंत जी, समझ थोड़ा सा मुझे जो एक्सटेंडेड सा एक समय दीजिए ताकि मैं इस बात को एक्सप्लेन कर पाऊं। हाँ ठीक है, प्लीज। एचकेआरएन एक स्टॉक गैप अरेंजमेंट। एचकेआरएन कोई नौकरी, कोई पक्की नौकरी की कोई विकल्प नहीं है। एचकेआरएन वो समय, जिस समय जब तक पक्की नौकरियों की प्रक्रिया चल रही होती है, और वो प्रक्रिया भी लंबी क्यों खिंचती है, क्योंकि कांग्रेस का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो भर्ती रोको गैंग है, ये वर्षों वर्ष फर्जी मुकदमों में कोर्टों में लटकाए घूमता है इनके। और एक तो प्रवक्ता है करते थे कांग्रेस पार्टी के, बड़े लंबे समय तक मेरे साथ जो है टीवी पर इसी आपके चैनलों पर डिबेट किया करते थे। वो खुद वकील खड़े होते थे और उन पर कोर्ट तक ने टिप्पणी की हुई है भर्ती रोको गैंग कहकर। तो ऐसे समय में जब ये भर्तियां लटकी होती हैं, उस समय एक स्टॉक गैप अरेंजमेंट के तहत जो कच्ची नौकरियां हैं वो लगा करती थी। वो कांग्रेस और लोकदल के समय ठेकेदारी से लगा करती थी। हमने उसकी एक व्यवस्था बना दी, बेहतर व्यवस्था कर दी, ताकि उसमें जो है कुछ मानक तय कर दिया कि किस प्रकार अगर किसी की फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है। कल एक साथी मैं डिबेट से चला गया था तो बाद में मैंने रिवाइंड करके देखा कि वो वही बेवकूफाना सवाल पूछ रहा है, तो आज उनके लिए भी मैं बता दूं 40 नंबर मिलते हैं। इसमें एक प्रक्रिया बना दी। ये नहीं किया कि किसी की मौसी का छोरा लग जाए, किसी की बुआ का छोरा लग जाए। 40 नंबर रख दिए जिसकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है। सबसे गरीब को सबसे पहला मिलना चाहिए। 1 लाख से 1,80,000 तक के कोई अगर फैमिली इनकम वाले हैं उनको 30 अंक दे दिए। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक को 20 अंक दे दिए। और जो 3 लाख से अधिक जिनकी इनकम है फैमिली इनकम, उनको 10 अंक दे दिए। कोई मान लो कोई फादरलेस है कि कोई पेरेंटलेस है, फादरलेस ही आमतौर पे अगर है तो उसमें 10 अंक उसको दे दिए। किसी परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली हुई, उसको पहला अधिकार मिलना चाहिए। नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की तरह एक ही घर में 7 नौकरी और पूरे गांव में एक भी नौकरी नहीं। किसी के घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं तो 10 अंक उसको फालतू दे दिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 10 अंक फालतू दे दिए। इस प्रकार से जो है, और एक आयु वर्ग होता है जिसको 28 से लेकर 36 वर्ग जो है, ये नोट करना चाहिए कागज पे नोट, ताकि दोबारा ये बेवकूफाना सवाल ना। 28 से लेकर 36 तक जो आयु सीमा है उसको सबसे अधिक अंक दे दिए, क्योंकि उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो 28 साल से कम है उनके 2-2, 3-3 अंक करके साल दर साल कम हो गए, और जो 36 से ज्यादा हो गए वो कहीं ना कहीं और भी एंगेज होगा, उसके भी कर दिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। कब तक? जब तक कि पक्की सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं हो जाती। और अब जो है एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस वाले बैठे हैं ना, 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, हरियाणा के अंदर केवल 15,066 नौकरियां दी इन लोगों ने। 6 साल में 15,000 नौकरियां। ठीक है। वही कांग्रेस की सरकार में लौटता हूं। वसंत जी जाने दीजिए, वसंत जी एक महत्वपूर्ण फिगर है, जाने दीजिए, बात अधूरी रह जाएगी। 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल की 15,066 नौकरियां। 10 साल कांग्रेस के, पौने 10 साल थे असल में, तो उन पौने 10 सालों में 86,748 नौकरियां। और हमारे जो 12 साल है उसमें 2,23,000 के करीब नौकरियां। तो किस प्रकार इनसे दुगनी अधिक। बहुत बढ़िया। ओंकार सिंह जी हमारे साथ है। ठीक है विदु रावल जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं। ओंकार सिंह जी हमारे साथ है। ओंकार जी, अभी जिस तरीके से एचकेआरएन में
अब विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाए। अब एक नियमित करने की जो शर्तें हैं वो जो सामने आई हैं, वो क्या जटिलताएं उसमें आपको नजर आती हैं, और जिस तरीके से एक मुद्दा विपक्ष बना रहा है, क्या HKRN पर से अभी युवाओं का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है क्या? बसंत जी, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसी व्यवस्था है जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। आप देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है और 39A है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश करता है। HKRN का एक एम्प्लॉय जो एक काम के लिए 12,000 से 15,000 रुपए लेता है, वही काम स्थायी कर्मचारी 75,000 से 1.25 लाख रुपए लेते हैं। क्या ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है? और पिछले 12 साल से बीजेपी जवाब देना चाहूंगा इस सवाल का। जी, आपके पास आऊंगा सर, इनको बीच में ना बोलने दीजिए, बीच में ना बोलने। पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। 12 साल में लाखों लोग रिटायर हुए, लाखों स्थायी पद रिक्त हुए। उनका एक व्हाइट पेपर जारी कर दो, कितने रिक्त पद हुए आपके पास। 2024 के चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे। और मुख्यमंत्री महोदय अभी 15 दिन पहले कह रहे थे कि हमने 1,83,500 नौकरियां दी। और ये प्रवक्ता ऐसा है, ये कहता है कि देखिए अवसंत जी, ये व्यक्तिगत ले जाता है, मूर्ख व्यक्ति है, व्यक्तिगत ले जाता है विषय, व्यक्तिगत ले जाता है। अपनी बात रखिए। विदु जी एक सेकंड, आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल रेज कीजिएगा। एक सेकंड ओंकार जी, एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद विदु जी जवाब लेंगे। मैं जरूर। हाँ ठीक है। नौकरियां चाहे इन्होंने कितनी भी दी, मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूँ, HKRN की जो बीमारी है इसमें रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया बताइए। आज एक व्यक्ति HKRN में अपने आप को रजिस्टर करता है, उसको ये नहीं मालूम उसके ऊपर कितने लाख बच्चे बैठे हैं, उसको ये नहीं मालूम उसका क्या होगा, कितने साल बाद उसका नंबर आएगा। कोई प्रायोरिटी लेटर नहीं, कोई प्रायोरिटी नंबर नहीं है उसका। आज जो 2,000 रुपए लगा के HKRN में रजिस्टर्ड करता है, उसको ये ही नहीं पता उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी। दूसरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या एक लाभ मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? जनता के सामने इसकी बैलेंस शीट क्लियर करो। करोड़ों अरबों रुपए जनता के बच्चों की फीस के पैसे HKRN के पास जाते हैं। वो क्या करता है HKRN? 7 IAS अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, उनकी एक संस्था है। कम से कम जनता ये जान सके कि ये संस्था प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। और इसके साथ ही HKRN के कर्मचारियों के कार्य दिवस कितने हैं? जब हरियाणा में कार्य दिवस 5 है, 5 डे वीक है सब जगह, HKRN के कार्य कर्मचारियों को शनिवार भी बुलाया जाता है, इतवार भी बुलाया जाता है। HKRN के कार्य के घंटे कितने हैं? ये सारी चीजें डिवाइस होनी जरूरी है। कार्य के घंटों के बारे में देखें, कर्मचारी शाम को 5 बजे चले जाते हैं, HKRN के कर्मचारियों को रात के 9 बजे तक बिठाया जाता है। ये कहते हैं हम उनको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं 58 वर्ष तक। अगर आप 58 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो तो उसको हर वर्ष एक्सटेंशन लेने की क्या जरूरत है? पहली बात। और एक्सटेंशन देने के लिए बच्चे और बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। नहीं, अब तो हरियाणा में पटवारी कर दिया है ना सरकार ने, जॉब सिक्योरिटी को लेकर दायरा तय कर दिया। हरियाणा में पटवारी भर्ती की है, 2.5 वर्ष हो गए। उन पटवारियों को मात्र 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई, मात्र 2 महीने। क्या ये युवाओं का शोषण नहीं है? ठीक है ओंकार जी, आपके पास मैं लौटूंगा। मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ है। मलकानिया साहब, ये HKRN का मुद्दा, ये HKRN का मुद्दा इस समय जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस लगातार इसे लेकर। ओंकार जी लौटूंगा मैं आपके पास, एक सेकंड। क्या बात है? बीजेपी के प्रवक्ता को 15 मिनट दे दिए तुमने। सर 15 मिनट कौन से दे दी बताइए ना? 15 मिनट कहाँ दिए? 7 मिनट दे दिए मैंने, 4 मिनट आपको बोलने के लिए दिया। नहीं, विधायक एक नहीं जीतता, मिनट इन्हें 15 चाहिए। विधायक इनका मिनट इन्हें 15 चाहिए। 12 साल से 15 साल हो गए संसद से बाहर रहते हुए इन्हें, 15 साल हो गए। कम से कम मेरे डिबेट में तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बोलने के लिए समय नहीं दिया। मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ। मलकानिया साहब की तरफ मैं जा रहा हूँ। मलकानिया साहब, HKRN का मुद्दा इस समय हरियाणा के फिजाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रही है। ओंकार सिंह जी की अपने सवाल है कि भाई नियमित करने की प्रक्रिया जटिल है। अब ऐसे में आप किस तरीके से सेंस कर रहे हैं राजनीति को?
बसंत जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक HKRN का मुद्दा है हरियाणा पश्चिम विकास निगम का, तो ये ऐसा है कि जिस प्रकार पहले ऐसा होता था कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता उसको टेम्परेरी रखा जाता है, 89 डेज करके उसको एक्सटेंशन दी जाती थी। 90 दिन नहीं होने देते ताकि वो कोर्ट में ना चल जाए, पक्का होने की कोशिश करे, उसके बाद साल की कर दी। अच्छा, DC रेट से भी लोग को रखा जाता था और DC रेट पे भी एक उक्का रेट होता है, उस हिसाब से काम दिया जाता था। अब HKRN का जो कर्मचारी है उसको भी कच्चे कर्मचारियों की तरह रखा जाता है। और कच्चे कर्मचारी का मतलब पहले इसलिए होता था कि कर्मचारी की परफॉर्मेंस देखी जाती कि उसकी कार्य कुशलता कितनी है, कितना काम करता है। और जैसे बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं कर्मचारी, तो जो कर्मचारी कच्चे होते हैं वो डरते हैं, उन पे एक किस्म की सीमा रखी होती है कि आप अगर इतने दिन काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए उनको जो है डर के काम करना पड़ता है, हड़ताल पर नहीं जा सकते। और वो बड़ी तेज लगन से काम करते थे और उसके बाद उन्हें पक्का किया जाता था और उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार ही उन्हें आगे वेतन दिया जाता था। वेतन उनको ग्रेड दिए जाते थे, उन्हें दूसरी सहूलतें दी जाती है, जैसे ESI है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, पेंशन की सुविधा, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। परंतु HKRN के कर्मचारियों टाइम गैप के हिसाब से, क्योंकि हर एक युवा का हक है कि जो पढ़कर निकलता है वो कोई कोर्स करके निकलता है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। परंतु क्या सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं कि जितने युवा पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, कोई काम करके निकल रहे हैं, कोई कोर्स करके निकल रहे हैं, कि सभी को नौकरियां दी जाए? क्या सभी को एकदम एडजस्ट किया जा सकता है? इसलिए टाइम गैप के हिसाब से जो कर्मचारी रखे जाते हैं हरियाणा कौशल विकास निगम में, उनको इस हिसाब से रखा जाता है कि जब तक पक्की नौकरी नहीं मिलती तब तक इन्हें जो है कच्चे कर्मचारियों की, तब तो उन्होंने सरकार ने गारंटी दे दी है उनको नौकरी की भी, और जैसे अंक रख दिए है इतने अंक मिलेंगे, इस प्रकार के आपसे रखा जाएगा। तो पहले ठेका प्रथा भी चलती थी, सफाई कर्मचारी ठेके पे, दूसरे ठेके पे, और जो ठेके पे कर्मचारी होते हैं उसको सरकार पैसे देती थी और ठेकेदार ना उनकी पेंशन देता था, ना उनकी ESI जमा कराता था, ना प्रोविडेंट फंड जमा कराता। जब वो वहां से निकलते थे तो प्रोविडेंट फंड और दूसरे कार्यालयों के गेड़े निकालते थे। तो इस प्रकार पहले से चलता आया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो HKRN के कर्मचारी है इनको न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और विपक्ष का काम है सरकार के अंक खोलना। जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है वो बहुत सही है, परंतु क्या इसकी वायबिलिटी है, क्या इतनी नौकरियां दी सकती है? परंतु सरकार को चाहिए जितने पद खाली है उनको साथ साथ बढ़ा जाए। ठीक है, विदु रावल जी लगातार हमारे साथ है। विदु रावल जी, आप बीच में ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वो उसका तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाया कि सरकार ने जब विधानसभा चुनाव के दौरान 1.2 लाख कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, नियमित करने की बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, और जो अभी फिलहाल आपने मानक तय कर दिए हैं HKRN को लेकर, मैं कहूंगा सर एक बार आप बता भी दीजिए वो मानक आखिर है क्या, ताकि हम भी समझे कि जटिलताएं हैं या नहीं है। वसंत जी, 2 प्रकार के मानक हैं। एक प्रकार के मानक, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, वो मैंने अपने पहले वाली जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें बताया। दूसरे मानक जो है नियमित करने वाला जो विषय, वो जो 1.2 लाख कर्मचारियों की आप बात कह रहे हैं 2024 से पहले, वो वन टाइम अनाउंसमेंट, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो है कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। वन टाइम एक सेटलमेंट थी कि जो 1.2 लाख कर्मचारी, जिसमें अधिकतम कर्मचारी जो थे कांग्रेस के जमाने से DC रेट पर चले आए हुए थे, जिनको बाद में हमने ऐसे का ऐसा ही जो है केवल उनसे ये कहा कि अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए तो उनको अगर छोड़ दें, तो ज्यादातर जिन्होंने सबने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हमने उनको ऐसे का ऐसा ही HKRN में ले लिया। और फिर जो है एक डेडलाइन दे दी कि जो लोग जो है पिछले 5 साल से लगातार सरकारी नौकरी पर बने हुए हैं, ऐसे 1.2 लाख कर्मचारियों को बसंत जी ये बताएं कितने व्यक्ति इन्होंने HKRN में भर्ती किए? एक सेकंड, पिछला बता दूं पहले। बिल्कुल विदु रावल जी, आपके सवाल का जवाब लूंगा, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आपके सवाल का मैं बिल्कुल जवाब लूंगा जी। विदु रावल जी, है या केवल बोलना है?
विदु रावल जी बताइए। एक एक करके उत्तर दूंगा, एक एक करके उत्तर दूंगा। अरे धक्का मुक्की नहीं, अरे सबको जवाब दूंगा, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, आराम से शांत होकर बैठ जाओ, जवाब दूंगा। ठीक है ओंकार जी एक सेकंड, जवाब भी ले रहा हूँ मैं। हाँ बताइए विदु जी बताइए। सुनो शांत। अच्छा एक बड़ा कभी कुछ लोग डिबेट खराब करने घर से आया करते, घर से परेशान है, डिबेट आकर खराब करने आते, उनमें तुम शामिल हो। तो आप तंग तो मुझे कर रहे हो ना। मेरा नाम विदु रावल है, विदु रावल से सवाल पूछ रहे हैं आप, उनमें तुम शामिल हो। अरे भैया मैं लड़ना नहीं चाहता हूं आपसे, आप बीच में शांत हो जाइए, मैं सब बता के देखिए ऐसे क्लियर होगा नहीं, सब बता के जाऊंगा, अगली पिछली सब बता के जाऊंगा। ठीक है बता के जाऊंगा। हाँ सुनो, अब ध्यान से सुनो, धैर्य रखो, धक्का मुक्की मत करो। देखिए तो एक सवाल जो है ये कि उसके बाद जो मानक तय करने की अभी फिर एक ड्राइव शुरू की गई कि जो है एक पर्टिकुलर पीरियड तक जो है जिनका जॉब डाटा आ गया है उनको नियमित किया जाए। नियमित नहीं कहेंगे इसको जॉब सिक्योरिटी करना कहेंगे। क्योंकि हाँ बता रहे हैं भैया, बेवकूफ बना। अरे सुनेगा तभी तो बेवकूफी हटेगी। अरे भैया सुनेगा तभी तो बेवकूफी हटेगी, नहीं तो बेवकूफी रहेगा। उसको अगर आपने डिबेट खराब करवाने के लिए केवल इस व्यक्ति को बुलाया तो गुड लक। एक सेकंड अगर ये व्यक्ति केवल एक सेकंड बैठा हुआ है तो मैं और अपना समय न बचाता हूँ। विदु रावल जी आप जवाब दीजिए जवाब। किसको बोलते हैं, क्यों बोलता है, क्या खा के आया आज? एक सेकंड मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति जो शब्दावली है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होनी चाहिए। मैं ओंकार सिंह जी आपसे भी मैं आग्रह करता हूं, एक नर निवेदन कर रहा हूं। ओंकार जी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। आप ही के सवाल का मैं जवाब दूंगा कि आखिर कितने भर्ती के जून सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने क्या ऐसा किया है। बता रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। एक ओंकार जी अरे भैया चुप करवाओ इस आदमी को, क्यों बोलता है? ओंकार जी और विदु रावल जी सर मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आपके पास मैं लौटूंगा तो प्लीज नर्म निवेदन है कि शांति के साथ बात रखें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, चर्चा पर लौटेंगे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एचकेआरएन के मुद्दे पर अब कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे का पलटवार देखने को मिला। कांग्रेस के विरोध का प्रवीण अत्रे ने जवाब दिया है। पूर्व हुड्डा सरकार में युवाओं का शोषण होता था, बीजेपी सरकार ने तो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का काम किया है। एचकेआरएन के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आए प्रवीण अत्रे साहब और कह रहे हैं कि शोषण तो कांग्रेस के समय में होता था, हमने तो नियमित किया है, ये हमारी व्यवस्था है। और कांग्रेस लगातार सवाल यही उठा रही है कि नियमित किया जाए। तो वहीं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कांग्रेस शोषण की बात कर रही है कि युवाओं का हो रहा है शोषण, तो कांग्रेस याद कर ले अपने समय को, युवाओं का शोषण कांग्रेस के समय में होता था। प्रवीण अत्रे क्या बोले हैं वो सुनवाते हैं एक बार उन्हीं की जुबानी, सुने जरा क्या कहते नजर आए मीडिया सेक्रेटरी। चोर कोतवाल को डांटे और कांग्रेस के नेता विशेष तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री 10 साल प्रदेश में काम कर चुके हैं, उनकी स्थिति वही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से पहले सवाल तो यही पूछना चाहिए कि साहब जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्या किया। इस प्रदेश के अंदर ठेकेदारी प्रथा शुरू करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उस वक्त किस तरह से युवाओं का शोषण होता था वो हम सबको पता है। और वो जो युवाओं का शोषण होता था, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करके एचकेआरएन को हम लेके आए और जिससे कि युवाओं का शोषण ना हो। और आज आपको ध्यान होगा अगस्त 2024 में हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने युवाओं की जॉब को सिक्योर करने के लिए बाकायदा एक एक्ट लेके आए जिससे युवाओं की जॉब को सिक्योर किया जो एचकेआरएन के तहत नौकरी कर रहे हैं। और जिस तरह के काम युवाओं के रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद किए, वो सवाल भी हुड्डा साहब से पूछना बनता है। तो इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हरियाणा में 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सतबीर सिंह को रोहतक डीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2018 बैच का आईएएस ऑफिसर सतबीर सिंह और आईएएस मनोज कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर है मनोज कुमार। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये प्रशासनिक फेरबदल है और 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला। सतबीर सिंह को रोहतक डीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2018 बैच से आईएएस ऑफिसर है सतबीर सिंह, तो अब रोहतक डीसी की जिम्मेदारी ने सौंपी गई है। इसके अलावा बात करें तो आईएएस मनोज कुमार, जिन्हें
अब अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2014 बैच के IAS ऑफिसर हैं मनोज कुमार। तो ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। तो ये एक थोड़ा फेरबदल यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में, 2 IAS अधिकारियों का तबादला और फिलहाल सतबीर सिंह को DC रोहतक की जिम्मेदारी 2018 बैच से आते हैं और 2014 बैच के IAS ऑफिसर मनोज कुमार को लेकर अपडेट है कि उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। हमारे सभी जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक ऐसे मलकानी साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए डिबेट पर वापस लौट रहे हैं। सभी पैनल में नजर आ रहे हैं और अभी फिलहाल विधु रावल जी उस समय कंप्लीट कीजिए सर। शुरू ही कर रहा था और मैं बता रहा था कि किस प्रकार से आपकी डिबेट पर जो सवाल खड़े किए गए उन सब का उत्तर जाना चाहिए। बड़ी हास्यास्पद बात लगी जब मेरे से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि हमें जबरदस्ती वॉकआउट करवा देते हैं। देखिए कैसे कैसे कुतर्क आ रहे हैं आपकी डिबेट पर। कोई क्या किसी को जबरदस्ती वॉकआउट करवा सकता है? क्या किसी ने हाथ पकड़कर कांग्रेस के विधायकों को कहा कि सदन से बाहर चले जाओ? क्या किसी ने जो है कोई बाहर, ये कितने अजीब अजीब कुतर्क। देखिए बीच में नहीं बोला करते सुखविंदर जी, आप नए पर बात रखने के लिए बीच में नहीं बोला। मैंने आपकी बात सुनी और पूरे ठीक 35 मिनट बाद जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। धैर्य से सुनिए मेरी बात। तो ये कहना कि जी वॉकआउट, मतलब इतने कुतर्क पर आ गए हैं आप कह रहे हैं जी हमें जबरदस्ती वॉकआउट करवा देते हैं। वॉकआउट तो स्वेच्छा से होता है, मत करें वॉकआउट। सर वॉकआउट इज नॉट इशू। ये इशू HKRN को लेकर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है कांग्रेस ने भाई। आप समझ रहे हैं विधु रावल जी? अब ये तो कह रहे हैं, ये बात तो वो कह रहे थे कि भाई हम जो प्रश्न रखते हैं, मैंने तो सीधा सवाल यही किया था कि भाई विधानसभा का मॉनसून सेशन आने वाला, तैयारी कर रही है कांग्रेस कहती है कि हमारे तो मुद्दे ही नहीं सुनते भारतीय जनता पार्टी के नेता। विधु रावल जी HKRN पर बात रखिए। हाँ देखिए मैं HKRN पे ही बात रख रहा हूँ। आपको टोक देना चाहिए था उस समय जब वो इतनी हास्यास्पद बात कह रहे थे। नहीं तो कम से कम मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने उत्तर दे दिया, आपके दर्शकों को समझ आ गई होगी। विषय ये है कि HKRN ये कोई गले के नीचे उतरने वाली बात है क्या कि हमें भाजपा के नेता विषय नहीं रखने देते? अरे भैया विषय पर डिबेट्स होती हैं। एक नहीं, पिछले दिसंबर का जो सेशन गया है, संसद का सेशन गया, उठा के देख लीजिए विधानसभा की कार्रवाई, उसमें भी डिबेट हुई है। विषयों पर जो स्टार्ड और अनस्टार्ड सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल हालांकि बहुत छोटी सी पार्टी है हरियाणा में, उनके भी जो स्टार्ड और अनस्टार्ड सवाल है उसके भी उत्तर पीछे भी गए, अब भी जाएंगे। ऐसा आप विषय उठाइए तो सही, लेकिन जब विषय आप अटपटे उठाएंगे तो फिर क्या रहेगा? एक बात तो ध्यान करने की है, HKRN कच्चे कर्मचारियों को भर्ती करने की पद्धति है। HKRN कोई किसी एग्जिस्टिंग कर्मचारियों की पद्धति की रिप्लेसमेंट नहीं है। जो पहले ठेकेदारी प्रथा के थ्रू लगते थे उसकी बजाय जो है एक पद्धति बदलकर HKRN व्यवस्था लगाएगी जो कि कच्चे कर्मचारियों के लिए। इसका पक्के कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। तो जो अभी हमारे साथी ने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 का जिक्र किया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 दोनों के दोनों जो है भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को इंक्लूड कर लिए गए थे। उसके बाद जो है दो बार जो इंडियन नेशनल लोकदल की पूरे समय की सरकार रही है, पूरा तो नहीं रही लेकिन हाँ लगभग एक बार पूरा एक बार अधूरे समय में रही। 77 में भी कुछ दिन जो है इंडियन नेशनल लोकदल का दूसरा नाम था उस समय, उसकी सरकार रही। तो तब क्या कच्चे कर्मचारी नहीं लगते थे क्या? तब ये आर्टिकल देश के लागू नहीं थे क्या? ये कच्चे कर्मचारियों को कह रहे हैं कि पक्के कर्मचारियों के समान वेतन देना चाहिए। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। वसंत जी आप डिबेट अगर ऐसे करवाना चाहें तो गुड लक टू। मैंने भी तो सुनकर मैं भी तो अब जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने नोट किया, पढ़े लिखे होने के नाते मैंने नोट किया। ये देखिए ऐसे नोट करते हैं। ओंकार जी जब आपके पास में आऊंगा जब प्लीज बोलिएगा, फिर अपने समय पर आकर उत्तर दे देते हैं। विधु रावल जी 1 मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है। ओंकार जी प्लीज 1 सेकंड, क्योंकि अब देखिए टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इस चीज में ना, क्योंकि ओंकार जी आपके पास में लौटूंगा। विधु रावल जी प्लीज आप बोलिए। इनको सोचना चाहिए 12 साल से। सुनिए मेरे से दुगनी उम्र का आदमी है, उसको डिबेट करनी मुझे सिखानी पड़ रही है, क्या चक्कर है? देखिए ना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 बीच में नहीं बोलेंगे। ओंकार सिंह बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, एक सेकंड ओंकार जी
ओंकार जी एक सेकंड, विधु रावल जी प्लीज आप बात पूरी कीजिए। तो बोलो मुद्दे पे आए, बोलना मुद्दे की बात कर रहा हूं, तुम्हारे मुद्दों की बात सर वो आ रहे हैं, आप ही के जवाब पे आ रहे हैं। मुद्दे बोल रहे थे क्या? मुद्दे पे आए, मुद्दे की तुमने जो बोला उसी का जवाब दे रहा हूँ। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 जो है वो लोकदल की सरकार के दौरान नहीं था क्या देश के संविधान में? फिर आप क्या कच्चे कर्मचारी नहीं रखे क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने? क्या ये कहा जा रहा है, क्या इस डिबेट के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कच्चे कर्मचारी इंडियन नेशनल लोकदल नहीं रखता था क्या? पक्के तो केवल 15,000 ही रखे आपने, अब कच्चे कितने रखे हो आप भी बता दीजिए। वसंत जी मैं इस प्रकार, वसंत जी देखिए जानबूझकर जो है डिबेट को खराब किया जा रहा है और आप होने दे रहे हैं, आप ये होने दे रहे हैं जानबूझकर। सर मैं होने नहीं दे रहा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, अब एक सेकंड, मैं तो ओंकार जी को लगातार बोल रहा हूँ, एक बार विधु रावल जी को कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ओमकार जी चुप हो जाइए, दो लोग बोल रहे हैं आपको चुप होने के लिए, दो लोग। एक सेकंड ठीक है विधु रावल, मेरी बात मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी बात मान लीजिए, मैं चुप हो जाएंगे। तो देखिए एक तो पहली बात तो ये कि एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर मत कीजिए। कच्चे कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पहले जो आपकी बंदरबांट व्यवस्था थी उसको मार दिया काटा, उसकी जगह लगाई एक बहुत सुंदर व्यवस्था जिसका नाम है HKRM व्यवस्था। ठीक, उसके मानक क्या मैं पहली वाली ओपनिंग स्टेटमेंट में बता चुका हूं। दूसरी जो एक पद्धति हमने ये कहा कि भाई इन्होंने एक और बात कही, कहते जी किसी को 2 महीने किसी को 1 साल का जो है रिन्यूअल मिलता है। ये तो बाय डेफिनेशन ही कच्चा कर्मचारी की यही होती है कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आपको नौकरी पे रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप 5 साल से अधिक अगर नौकरी पर रह गए थे तो 2024 में 1,20,000 लोगों को पक्की नौकरी मिल गई। अब जवाब तो आपको देना चाहिए कि आपने इतने वर्षों तक कुशासन किया हरियाणा पर, हरियाणा में लूटा खसूटा, उसमें आपने कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी सी ऐसी HKRM वाली व्यवस्था क्यों नहीं लेकर आया? जवाब आपका बनता है, आप नहीं दे पाए, हमने दे दी, उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। दूसरी बात आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने पक्की मेरे बाद ठीक है ओके विधु रावल जी आपके पास मैं लौटूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए अभी, ठीक है नहीं एक सेकंड आपके पास लौटूंगा। सुखविंदर जी लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। सुखविंदर जी अभी फिलहाल जिस तरीके से अब विधु रावल जी लगातार ये बता रहे हैं कि ये जो नियमित करने की व्यवस्था है सर ये तो शुरू ही हमने की है, कांग्रेस जरा अपने समय को याद करे। अब विधु रावल जी कह रहे हैं कि 2024 तक 5 साल का कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया, इट डजंट मैटर कि वो कांग्रेस के समय में लगे थे, तो हमने तो पक्का करने का काम किया, नियमित करने का काम किया। बसंत जी बीजेपी का काम सभी मुद्दों को गोल गोल घुमाना है। ये सभी जितनी भी बातें होती हैं आप देखिए करते क्या है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण का मुद्दा आ जाता है, वो नवीनीकरण नहीं हो पाता, उनको गैप दे दिया जाता है, पक्के तो होएंगे नहीं है कर्मचारी। जब हमारी मांग क्या है कि हमारी मांग है कि इनको कैसे हो गए पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? आप देखिए आप इनकी नौकरी पक्की क्यों नहीं करते? आप इनकी शुरू से हमें जरूरत क्या है हरियाणा कौशल रोजगार में रखने की जरूरत क्या है? हमारे हमारे नौकरी हमारे पास कांग्रेस का एक विंग है बकायदा, भर्ती रोको गैंग कांग्रेस का एक विंग है जो कोर्टों में भर्तियों को लटकाता है। विधु रावल जी एक सेकंड आप भी पूरी तो होने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए। विधु रावल जी आप बीच में बोल रहे हैं, बताइए एक सेकंड बताइए। देखो जनरल साहब जब हमारे पास बसंत जी जब हमारे पास नियमित नौकरियां हैं तो हमें कच्चे कर्मचारी रखने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों हम रोजगार की गारंटी, हम बार बार कहते हैं कि रोजगार गारंटी देते हैं, गारंटी कहाँ पे हुई? जब इनको हम गैप देते हैं, इनको हम लाभ नहीं दे पाते पूरा। हम बार बार हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारे हरियाणा के जो लड़के हैं, हमारे जिन्होंने जो हमारे युवा हैं, जो हमारी देश की और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, अगर हम जब उन्होंने पढ़ाई की और उनको जिनके पास डिग्री है, जो MA BEd और जो इंजीनियर है, उनके पास नौकरी क्या है? उनकी ग्रुप डी की चपरासी की नौकरी कर रहे हैं वो बच्चे। तो देखिए हमारा ये है कि हर व्यक्ति को शिक्षा के अनुसार उसकी नौकरी नियमित हो, उसको उसी तरीके से उसको लाभ मिले। जैसे अब कच्चे कर्मचारी को नौकरी में मिलता क्या 12 से 15,000, 20,000, 30,000, और जो पक्के कर्मचारी उनकी 70 से 1.25 लाख तक स्टार्ट होती है। उनको महंगाई भत्ता मिलता है, उनको इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, उनको पेंशन मिलती है, हर चीज मिलती है। तो हमारा जो बार बार अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी
पहले तो खट्टर जी ने बार बार यही कहा कि हम पक्के कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक बताइए कि बीजेपी ने कितने कर्मचारी पक्के किए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जितने कर्मचारी थे तो पक्के किए। हमारी कांग्रेस 2014 में हमारी कांग्रेस ने नियुक्ति बढ़ाई थी पक्के करने की कर्मचारियों को, तो इन्होंने तो उसके ऊपर भी पहले हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनके खिलाफ कर्मचारियों के हक में फैसला आया तब भी सरकार ने उसको घुमाने का काम किया। ऐसा फैसला पक्के करने की जगह कितने कर्मचारी आप पक्के किए बताइए, आपके ऐसा फैसला कब आया आपने कितने तो बता दो पक्के किए के ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ बहाने, ये सरकार बार बार अपना चोला बदलती है, बार बार जैसे हम कपड़े बदलते हैं इस तरीके से सरकार स्कीमें बदल के नई वही पुरानी घसी पिटी बातों को नए तरीके से पेश करती है। करती कराती कुछ नहीं है। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी साल में देने का वादा किया था और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कहाँ गया? 15-15 लाख देने का वादा किया था, कहाँ गया? तो देखिए 12 साल से सरकार ठीक है जरदाल साहब, अगर 12 साल में नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? तो जाने का टाइम आ गया। ठीक है जरदाल, अभी सरकार जाने का समय आ गया, लोग जाग चुके हैं और इनको अभी तो देखिए। ठीक है सुखविंदर जी, ओंकार जी के पास जा रहा हूँ। ओके विधु रावल जी, ठीक है ओंकार सिंह जी के पास जा रहा हूँ। बहुत आपत्ति जता रहे थे ओंकार जी। ओंकार जी बताइए सर। बताइए। देखिए बसंत जी, मैं तो कहना चाहता हूँ जो पक्की नौकरी है, जो वैकेंट पोस्ट है पक्की नौकरी के अगेंस्ट, उस पे पक्के कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए। क्यों नहीं की फिर आपने? आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं की थी? जब इंडियन नेशनल लोकदल की 6 साल सरकार थी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की थी आपने? सर वो तो एचकेआरएन की बात कर रहे हैं कि एचकेआरएन के अंदर एचकेआरएन था कब? जब बताइए, एक सेकंड रुकिए, एचकेआरएन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपको कभी सुना एचकेआरएन से पहले ये इन्होंने क्यों नहीं पक्के किए? ये तो टोटल पक्के भी 15,000 कर पाए, उनमें से भी जो है जेल में चले गए। विधु रावल जी एक सेकंड, ऐसे क्लियर नहीं होगा, ऐसे बीच अलमारी पीछे से काट के निकाल। एक सेकंड आप बोल लीजिएगा, आपके पास में आऊंगा, आप उस समय बोलिएगा। ओंकार सिंह जी बोल रहे हैं, बताइए ओंकार जी बताइए। चलिए बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने क्यों नहीं किया? आपके साथ राज था ना आपका, 6 साल आपको मौका मिला था ना, क्यों नहीं मिला? आपने किया, और किया तो वो भी उसमें भी गड़बड़ कर दी। केवल 15,000 पक्की नौकरियां दी, केवल 15,000। उनमें से भी 3206 पात्र लाभार्थियों को नौकरी हटाकर अपनी मर्जी के लोग फिट करने लगे। अलमारी को पीछे से काट लिया और काट कर जो है तिहाड़ में पापड़ बनाए 10 साल। तिहाड़ में कहते थे जब तक जीऊंगा राज करूंगा। जीवन का अंतिम एक सेकंड विधु रावल जी, एक सेकंड देखिए, ऐसे कोई फायदा होगा नहीं। काम किया अपने समय, है ना? ओंकार सिंह जी बोल रहे हैं। विधु रावल जी, मैं एक बार फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि एक बार बोलने दीजिए। विधु रावल जी बोल रहे हैं और विधु रावल जी जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मलकानिया साहब के बाद विधु रावल के पास जाऊंगा मैं। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर विधु रावल जी एक सेकंड, मैं ओंकार सिंह जी को कह रहा हूं सर बोलने के लिए, एक सेकंड। सॉरी, आपने मेरा नाम लिया कि विधु रावल जी बोल रहे हैं, ये कंप्लीट कर लें। चलो, आपने मुझे अवसर दे ही दिया है तो मैं बताना। ओंकार सिंह जी नहीं, विधु रावल जी प्लीज देखिए, ऐसे क्लियर होगा नहीं। अच्छा नहीं है ना? हाँ, ओंकार सिंह जी बोलिए। ओंकार जी बोलिए। बस जी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो चौटाला साहब ने भर्ती की थी बिल्कुल ठीक थी। नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं आया, ऐसा कोई निर्णय नहीं आया, ऐसा कोई निर्णय नहीं आया। निर्णय कुछ और था। ये आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अगर कोर्ट के डिसीजन को आप गलत इंटरप्रेट करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। पढ़ो एक बार क्या डिसीजन आया, पढ़ो एक बार।